हेलो गाइस। तो आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं ड्रामे को। ड्रामे की स्टार्टिंग में वैन बताती है कि एक कार एक्सीडेंट ने मुझसे माँ बनने का हक छीन लिया। मेरा बॉयफ्रेंड जो मुझसे शादी करना चाहता था अब वो मुझ पर दया करने लगा है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त शाह और मैंने एक बच्चे को घर लाकर घर पालने का फैसला किया ताकि मेरी माँ न बन पाने का सूनापन कम हो सके। लेकिन जब हॉस्पिटल से छुट्टी लेने का दिन आया तब मैंने एक सच्चाई सुनी। चैंग जो कि उसका बॉयफ्रेंड रहता है वो शाओ से बोलता है कि वैन कितनी बेवकूफ है। उसने सच में मान लिया कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसे तो ये भी नहीं पता है कि मैं बहुत पहले ही तुमसे शादी कर चुका हूँ। अच्छा हुआ कि वो बांझ है, वरना मैं उसे क्या बहाना बनाता कि वो हमारे बच्चों को अडॉप्ट कर ले। शाओ बोलती है कि हमें ये नाटक तब तक करना होगा जब तक हमारा बेटा वैन की प्रॉपर्टी का वारिस नहीं बन जाता। वैन ये सब सुन लेती है और उन्हें एक्सप्लोर न करने का डिसीजन लेती है। वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को जरूर पालूंगी और वो उसका नाम सियान रखती है। इसके बाद हमें 18 साल बाद का सीन दिखाते हैं। शियान वैन से कहता है कि मैं इस बार भी टेस्ट में 100% मार्क्स लाया हूँ। टीचर ने कहा है कि मैं मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर सकता हूँ। अगर मैं टॉप 3 में आ गया तो मुझे अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। ये ट्रेनिंग फीस की फॉर्म है, इस पर साइन कर दीजिए। वह उससे बोलती है कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुम मेरी कंपनी का वारिस भी नहीं बनना चाहते तो भी ठीक है। जो भी तुम करना चाहते हो तुम वो कर लो। शाओ बोलती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, कि वो तुम्हारी कंपनी नहीं संभालेगा। तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है। अगर तुम शियान को सैकड़ों करोड़ों वाली कंपनी नहीं दोगी तो किसे दोगी? वैसे भी ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 5,000 ही तो देने हैं। वैन बोलती है तो तुम क्यों नहीं दे देती? अगर शियान सच में किसी फेमस यूनिवर्सिटी में आ गया तो मैं जरूर मेरी कंपनी का वारिस उसे बना दूंगी। चैंग कहता है कि तुम पागल हो गई हो। शाव सिर्फ 5,000 महीना कमाती है, वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी? तुम उसकी मॉम हो, तुम क्यों नहीं देती? वैन कहती है कि तुम भी तो उसके डैड हो, तुम क्यों नहीं उसे पैसे देते? बस हर दिन पानी की तरह पैसों को खर्च करते रहते हो। अगर मैं ना होती तो तुम इतने अच्छे विले में कभी रह नहीं पाते। शाओ बोलती है कि ठीक है, झगड़े करना बंद करो, मैं पैसे दे दूंगी। अगर शियान किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है तो तुम्हें तुम्हारी कंपनी को उसे देना होगा। वैली कहती है कि ऑफ कोर्स वो मेरा बेटा है, मैं अपनी कंपनी उसे नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? वैन ऐसा बोल तो रही होती है पर आगे के लिए उसके कुछ और ही प्लान होते हैं जो हमें आगे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में शाओ चैंग से बोलती है कि कभी तुम वैन के साथ सोए थे? चैंग बोलता है कि कभी नहीं। अगर वो अमीर नहीं होती तो मैं तो उसके साथ एक रूम में भी नहीं रहता। शाओ बोलती है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे एक फ्लैट खरीद कर दे सकते हो? चैंग बोलता है कि वैन और मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं उसकी प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकता। फ्लैट खरीदने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? शाओ बोलती है तो हम लोन ले लेते हैं। जब हमारा बेटा 18 साल का होगा तब वैन उसे अपना वारिस बनाएगी और हमारे पास पैसे होंगे लोन को चुकाने के लिए। चैंग बोलता है कि तुम्हें घर खरीदने की क्यों पड़ी है? शाओ बोलती है क्योंकि मुझे शियान के साथ रिश्ता बनाना जरूरी है। मैं डरती हूँ कि वो मुझे अपनी माँ नहीं मानेगा। चैंग बोलता है कि उसके मानने न मानने से क्या होता है, हमारा खून का रिश्ता है, उसे ही मानना ही होगा। शाओ बोलती है कि तुम समझते क्यों नहीं? अगर वो वैन के साथ अच्छा रिश्ता बना लेता है तो बुढ़ापे में भी उसकी देखभाल करेगा। मुझे शियान से रिश्ता मजबूत करना होगा और वैसे भी अगर हम घर ले लेते हैं तो हमारा मिलना आसान होगा। हमें इसे होटल में छुपकर मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर चैंग उसकी बातों को मान लेता है। नेक्स्ट सीन में वैन शाओ से कहती है कि तुम मेरे घर में खाना क्यों बना रही हो? शियान बोलता है कि आंटी ने पास का ही फ्लैट ले लिया है, अब से वो हमारे साथ ही रहेंगी। वैन कहती है कि तुम कितनी बेवकूफ हो, 30 की होकर अब तक भी शादी नहीं कर रही हो और इतना महंगा विला लेकर मुफ्त में हमारी बेबी सीटर बनने आई हो। चैंग को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि शाओ से माफी मांगो। वैन कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ऐसा बोलकर वो बिजनेस ट्रिप के लिए चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर शाओ और चैंग वैन के रूम में रोमांस करने लगते हैं। सुबह वैन चैंग को कॉल करके बोलती है कि मेरी बिजनेस मीटिंग अब खत्म हो गई है, मैं घर आ चुकी हूँ। ये सुन के चैंग खिड़की से बाहर लटक जाता है। वैन शाओ से बोलती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? शाओ बोलती है कि कल रात में बहुत थक गई थी इसलिए मैं तुम्हारे बेडरूम में सो गई। दूसरी तरफ चैंग का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं।
वैन कहती है कि तुम नीचे कैसे गिर गए। चैंग कहता है कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। वैन कहती है कि एम्बुलेंस को तो आने में देरी हो जाएगी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। पर आज तो शियान का एग्जाम भी है, छोड़ो इसे एग्जाम को, वो तो आते रहते हैं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। चैंग बोलता है कि नहीं, तुम शियान को एग्जाम देने के लिए ले जाओ, उसका एग्जाम देना मेरी लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर वैन खुश होकर उसे छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं, जहाँ ट्विस्ट ये आता है कि चैंग का एक पैर कभी ठीक नहीं हो सकता, उसे सारी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही रहना होगा। ये सुनकर शाओ रोने लगती है। वैन बोलती है कि चैंग मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तो रो नहीं रही, फिर तुम क्यों रो रही हो। चैंग कहता है कि छोड़ो ना ये सब, आज शियान का एग्जाम था ना, बताओ उसका रिजल्ट क्या आया। वैन बोलती है कि शियान ने एग्जाम पास कर लिया है और उसे बड़ी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल गया है। तभी वहाँ शियान भी आ जाता है। वैन उससे कहती है कि तुमने एग्जाम में बहुत अच्छा किया, अब मैं अपनी कंपनी तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। ये सुनकर शाओ और चैंग के मन में लड्डू फूट जाते हैं। वैन बोलती है कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी, जिसमें मैं तुम्हें अपनी कंपनी का वारिस बनाऊंगी। फिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाते हैं, जहाँ वैन सबसे कहती है कि शियान मेरा अडॉप्टेड सन है, पर मैं उसे अपना ही बेटा मानती हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ अनाउंस करती हूँ कि मेरी सारी प्रॉपर्टी उसे ट्रांसफर कर दी जाए। और वो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर देती है। वैन कहती है कि 18 साल बाद फाइनली मुझे वो मिल गया जो मैं चाहती थी। फिर वो दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। चैंग सबसे बोलता है कि मैं एक मैरिड मैन हूँ और मेरी वाइफ का नाम शाओ है। शियान बोलता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं। चैंग बोलता है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, तुम मेरे और शाओ के बेटे हो। शाओ कहती है कि हाँ ये सच है, कितने साल मैंने दर्द में बिताए हैं, मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है, मैंने ही तुम्हारे ट्यूशन के लिए लोन लिया, यहाँ तक कि घर भी ले लिया सिर्फ तुम्हारे पास रहने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जिस पर वह रोने लगती है और कहती है तो तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। सब लोग चैंग और शाओ को बुरा भला कहने लगते हैं। तब शाओ उन लोगों को सुनाने लगती है। वो कहती है कि तुम लोग मेरे दर्द के बारे में जानते ही क्या हो, मुझे हर दिन अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखना पड़ता था, अपने ही बेटे को किसी और को मॉम कहते हुए सुनना पड़ता था। क्या तुम जानते भी हो कि मुझे कितना दर्द होता था। और फिर यही कहानी में ट्विस्ट आता है, जहाँ रोने की जगह वैन हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों का टारगेट पूरा हो गया, मैंने तुम लोगों का असली चेहरा तो 18 साल पहले ही देख लिया था। और वो वहाँ पर सेक्रेटरी को बुलाती है। उसका सेक्रेटरी आकर चैन को एक डॉक्यूमेंट पकड़ा देता है। वैन कहती है कि ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जब हमने शियान को अडॉप्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट को देखकर ही चैन के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। अब होता ये है कि चैंग ने शाओ के बेटे को जिशान अनाथ आश्रम में भेजा था, लेकिन वैन ने जिस अनाथ आश्रय से बच्चे को अडॉप्ट किया था उसका नाम तो पेंशन था। मतलब वैन ने जिस बच्चे को अडॉप्ट किया था वो शाओ का बेटा नहीं है। चैंग कहता है कि मैं ऐसी गड़बड़ कभी नहीं कर सकता, जरूर तुमने ही ये किया होगा। वैन बोलती है कि हाँ मैंने ही गड़बड़ की थी, मैंने ही दोनों बच्चों को एक्सचेंज किया था, क्योंकि उसी दिन मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई थी। मैं सबसे पहले अनाथ आश्रय गई, जहाँ मुझे तुम्हारे बच्चे से मिलती जुलती शक्ल वाला एक बच्चा मिल गया और मैंने बच्चों को एक्सचेंज कर दिया। मैंने तुम्हारे बच्चे को उन्हें दे दिया और शियान को अडॉप्ट करके घर ले आई। शाओ कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, शियान मेरा ही बेटा है, मैं ये नहीं मानती, चाहे तो डीएनए टेस्ट करवा लो। तभी वहाँ वैन डॉक्टर को बुलाकर शियान के साथ उनका डीएनए टेस्ट करवाती है। थोड़ी देर बाद ही डीएनए टेस्ट का रिजल्ट भी आ जाता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि शियान का चैंग और शाओ से कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। शाओ कहती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, 18 साल से हम धोखे में रह रहे थे। वैन कहती है कि हाँ तुम 18 साल से किसी और के बच्चे को पाल रही थी। शाओ कहती है तो मेरा असली बच्चा कहाँ है, प्लीज मुझे बताओ। वैन कहती है तो तुम्हें अब अपने असली बच्चे की याद आ गई, मैंने उसे उसी दिन ही अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी और के बच्चे को पालूंगी? आज तुम लोगों को उसकी चिंता हो रही है, जबकि तुम ही लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया था। अब हो सकता है कि शायद वो मर चुका होगा, क्योंकि जब उसे बुखार आया होगा तो उसके पास ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो उसकी देखभाल करे, या फिर जब उसे भूख लगी होगी तो उसे खाना देने वाला भी कोई नहीं होगा। शाओ कहती है कि बस करो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब शान कहता है कि मेरी मम को हाथ मत लगाना। शाओ बोलती है कि मैंने इतने सालों से तुम्हारा ख्याल रखा है, ये तुम्हारी असली मम नहीं है, फिर तुम इसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो।
शान बोलता है क्योंकि उन्होंने मुझे 18 साल तक पाला है और आप लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए सिर्फ मेरा यूज करना चाहा। आपको कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। शाह बोलती है कि मुझ पर होम लोन का कर्जा है, उसको चुकाने के लिए ही मैंने वैन की प्रॉपर्टी के बारे में सोचा था, पर अब मैं क्या करूंगी। फिर वो लोन वालों से बोलती है कि ये लोन चैन ने अपने नाम पर लिया था, मुझे परेशान मत करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। चैन बोलता है कि तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, सबसे पहले तुम ही घर खरीदने के लिए चिल्ला रही थी, अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी भी इतना कर्जा नहीं लेता। शाह बोलती है कि तुमने ही मुझे वैन की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उकसाया था, यहाँ तक कि मुझे अपना बच्चा छोड़ने के लिए मजबूर किया था। चैंग बोलता है तो तुम मुझे बोल रही हो, मैंने तुम्हारी वजह से अपना एक पैर तुड़वा दिया है, जिसकी वजह से अब मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा, तो ये कर्ज चुकाने की बात तो भूल ही जाओ। और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। शाह वैन से बोलती है कि तुम्हें तो बहुत ही मजा आ रहा होगा ना मुझे इस तरह से हारते हुए देखकर। मैं हमेशा तुमसे जलती थी क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ था, यहाँ तक कि चैन की पहली मोहब्बत भी तुम ही थी। तुमसे जीतने के लिए मैंने नशे में तो चैन के साथ सोने का नाटक किया और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसे मजबूर किया कि वो तुमसे दूर हो जाए। मुझे लगा था कि शायद अब मैं जीत जाऊंगी, लेकिन आखिर में मैं फिर हार गई। चैंग बोलता है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था, अगर तुम्हारे पास वो जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती जिससे मैं वैन के सारे पैसे निकाल सकूं, तो मैं तुम्हारी जैसी लड़की से 18 साल तक क्यों जुड़ा रहता। वैन शाह से बोलती है कि देखा तुमने, तुम्हारे घमंड ने ही आखिर तुम्हें बर्बाद कर दिया। शाह बोलती है कि मैं भी हारी नहीं हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी, और चाकू लेकर वैन की तरफ बढ़ती है, पर सेक्रेटरी बीच में आकर उसे बचा लेता है और खुद हट हो जाता है। शाह चिल्लाकर वैन से बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं कंगाल हो गई, मैंने अपना बच्चा भी खो दिया, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को भी खो दिया। श्याम बोलता है कि अगर तुमने मेरी मॉम से जलन नहीं रखी होती और उनकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए साजिश नहीं रची होती तो तुम्हारी जिंदगी आज ऐसी नहीं होती। शायद तुम्हारी भी एक नॉर्मल फैमिली होती जिसमें तुम अपने बच्चों की परवरिश कर पाती, न कि 18 साल बाद इस तरह की साजिशों में उलझी रहती। शाह को रिग्रेट होता है और वो रोते हुए वैन से बोलती है कि इन 18 सालों में मैंने तुम्हें और खुद को बर्बाद कर दिया। मैं सिर्फ एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ, प्लीज बताओ कि वो कहाँ पर है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे पापा की सजा भुगते, मैं पहले ही उसे बहुत दर्द दे चुकी हूँ, बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो जिंदा है भी या नहीं। जिस पर वैन उसके बेटे को कॉल करके वहाँ बुलाती है। वे ड्रामे में शाह के बेटे की एंट्री होती है जिसका नाम डाविन रहता है। शाह उसे देखकर रोने लगती है। डाविन कहता है कि 18 सालों में वैन आंटी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, शायद मेरी जिंदगी मुश्किल थी लेकिन मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। इस सीन से ये पता चलता है कि वैन ने शाह से दुश्मनी होने के बाद भी उसके बेटे से बदला नहीं लिया। डाविन कहता है कि मैंने कई बार तुमसे मिलने की कोशिश की पर तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। फिर में दिखाते हैं कि डाविन शाह से बोलता है कि तुम मेरी मॉम हो। शाह बोलती है कि तुम्हारे जैसा भिखारी मेरा बेटा कैसे हो सकता है, मेरा ऑलरेडी एक बेटा है जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है, तुम मेरे बेटे कभी नहीं हो सकते। प्रेजेंट में शाह बोलती है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में मेरे बेटे हो। डाविन वैन से कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे पेरेंट ने बहुत गलत किया है लेकिन मैं उनकी गलतियों का बहुत खुद उठाऊंगा, प्लीज उन्हें एक और मौका दे दीजिए। जिस पर वैन उसकी बात मान जाती है। इसके बाद सेक्रेटरी लाओशी ठीक होकर कंपनी में लौट आता है। वैन उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हें 1 महीने की लीव दी थी, तुम 2 हफ्तों में ही वापस क्यों आ गए। लाओशी कहता है कि हॉस्पिटल में पड़े रहने से तो बेहतर है कि मैं काम पर लौट आऊँ, मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है कि वो आपके प्रोटेक्शन कर पाएगा। फिर वो हिम्मत करके वैन से मूवी पर चलने को बोलता है। वो कहता है कि मैंने 8 बजे का टाइम रखा है, मैं जब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम नहीं आओगी। पर वैन को तो काम करते हुए 7 बज जाते हैं। उसे कॉल आता है कि शाह और चैंग ने खुद सरेंडर कर दिया है और उन्हें 1 साल तक जेल में ही रहना पड़ेगा। वैन मूवी के लिए जाने लगती है कि तभी सेक्रेटरी बोलती है कि एक अर्जेंट मीटिंग है, आपको इसे संभालना होगा। वैन शान के साथ मीटिंग को अटेंड करती है जिससे 12 बज जाते हैं। शान बोलता है कि आज आप खोई हुई क्यों हैं। तब वैन उसे बताती है कि लाओशी ने उसे मूवी डेट के लिए कहा था। श्याम बोलता है तो आप जा क्यों नहीं रही। वैन कहती है कि अब बहुत टाइम हो गया है, वो मेरा वेट क्यों करेगा। श्याम बोलता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपका इंतजार जरूर करेगा, उसकी नजरों में जो प्यार है आप उसे क्यों नहीं देख पाती। ये सब सुनकर वैन मूवी हॉल में आ जाती है लाओशी को ढूंढने के लिए। दूसरा लाओशी पॉपकॉर्न लेकर वेट कर रहा होता है वैन के आने का। वैन उसे कहती है कि तुम इतनी देर तक क्यों रुके रहे। लाओशी कहता
कहता है कि फिल्म तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे आने की उस उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहता था। पर नई फिल्म भी चल रही होगी, जरूरी फिल्म नहीं, जरूरी तो तुम हो। फिर वो दोनों साथ में मूवी देख लेते हैं। सुबह लाओशी से एक लड़की पूछती है मूवी डेट के लिए। शियान वैन से कहता है कि अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो लाओशी को कोई और छीन कर ले जाएगा। फिर फैंग वैन के पास आती है उससे बात करने के लिए। वो वैन से कहती है कि अगर आपको सेक्रेटरी लाओशी में इंटरेस्ट है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगी। मुझे यकीन है कि वो मेरे प्यार में गिर जाएगा, फिर आप मुझे ब्लेम मत करना। वैन सोचती है कि शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मैं भी 41 साल की हो गई हूँ और मेरा एक 18 साल का बेटा भी है। वैसे भी फ्यूचर में मैं माँ बनने की उम्मीद खो चुकी हूँ, वो तो कोई जवान लड़की डिजर्व करता है। इसके बाद शियान वैन से कहता है कि लाओशी दूसरों के साथ फिल्म देखने चला गया, आपको चिंता नहीं हो रही। वैन कहती है कि मैं चिंता कर भी लूँ तो क्या, मैं उसे बांध कर नहीं रख सकती। शियान बोलता है तो आप सिनेमा हॉल क्यों नहीं चली जाती। वैन कहती है कि वो तो मूवी देखने गया है, मैं क्यों उसके पीछे पीछे जाऊं। शियान बोलता है कि इन सब बातों का मतलब क्या है। तब वैन को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रही है और वो मूवी थिएटर में आ जाती है लाओशी को रोकने के लिए। उससे कहती है कि उस लड़की के साथ मूवी मत देखना। तभी फैंग लाओशी को भाई बुलाने लगती है। एक्चुअल में फैंग लाओशी की बहन रहती है। वो वैन को लाओशी के करीब लाने के लिए ये सब कर रही थी। लाओशी उससे कहता है कि मुझे सच में तुम पसंद हो। वैन कहती है पर मैं तो 41 साल की हूँ, मेरा एक बेटा भी है जो कि 18 साल का है और मेरे पुराने रिश्ते भी ठीक नहीं थे और मैं फ्यूचर में बच्चे पैदा भी नहीं कर पाऊंगी। लाओशी कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, समाज में इंसान की कीमत सिर्फ बच्चा पैदा करने से नहीं होती। अगर तुम चाहो तो हम एक दूसरे को समझने का मौका दे सकते हैं। फिर 1 साल बाद हमें बताते हैं कि वैन प्रेग्नेंट हो जाती है। वैन डॉक्टर से कहती है कि लेकिन मुझे तो पहले बांध बताया गया था। डॉक्टर कहते हैं कि शायद पिछली रिपोर्ट गलत थी, आपके टेस्ट में साफ है कि आप प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। लाओशी वैन से कहता है कि ध्यान से चलो, कहीं पत्थर पर पैर न आ जाए। वैन हंसते हुए बोलती है कि मैं बस प्रेग्नेंट हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तभी वहाँ शाओ और चैंग भी आ जाते हैं जेल से रिलीज होकर। शाओ उनसे बोलती है कि ये तो तुम्हारा असिस्टेंट था ना। वैन कहती है कि हाँ, अब ये मेरा हस्बैंड है और मेरे होने वाले बच्चे का फादर भी। चैंग बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम तो हमेशा से माँ बनना चाहती थी, फाइनली तुम्हारा ड्रीम भी पूरा हो गया। पिछले 1 साल से मैं और शाओ बस यही सोचते रहे कि हमने पहले बहुत गलतियाँ की, जो कुछ भी तुमने झेला वो सब हमारा ही किया हुआ था। वैन कहती है कि अब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, सारी बातें सारे गम सब वहीं खत्म हो गए हैं जहाँ हम पिछले बार मिले थे। अब मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ और इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं खत्म हो जाता है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी जिंदगी सब कुछ छीन लेती है, लेकिन अगर इंसान हिम्मत रखे तो किस्मत भी झुक जाती है। वैन ने सब खोकर भी सब कुछ पा लिया।